Welcome to the electro classes. I am Lokendra Kumar. Today we start the unit number 3. In this unit we will discuss about the transformer, type of transformer and working principle of the transformer. So if you are new on my channel, so kindly like and subscribe so you get the new video. Okay, let's start. तो सबसे पहली बात आती है कि हम ट्रांसफॉर्मर की हमें नीड क्या है, हम ट्रांसफॉर्मर को क्यों स्टडी करना चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर को स्टडी करने का सबसे बड़ा रीजन है कि ट्रांसफॉर्मर से जो हमें हेल्प मिलती है वोल्टेज को अप एंड डाउन करने की। ठीक है ना। तो रीजन क्या है कि हमारे पास जो पावर सिस्टम है उसमें तीन पार्ट है। फर्स्ट वन इज द जनरेटिंग स्टेशन, सेकंड वन इज द ट्रांसमिशन एंड थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जब हम जनरेटिंग स्टेशन पे वोल्टेज को जनरेट करते हैं तो उसका जो लेवल है वो 6.6 केवी से लेके 33 केवी तक वोल्टेज में हम जनरेट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो आपकी जनरेशन की 11 केवी है। अगर हम इस 11 केवी को अपने ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसमिट करें तो हमें हाई करंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो बाई कंडक्शन होती है। इस वजह से अगर आपकी हाई करंट आपके सिस्टम से फ्लो करेगी तो आपको उसको कैरी करने के लिए जो कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। तो हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो हम करते क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, ये आपका जो सेक्शन है सिंबल आपका ट्रांसफॉर्मर का है। इस ट्रांसफॉर्मर से हमने 11 केवी को 220 केवी में अप कर लिया। अगर हम वोल्टेज को अप करते हैं तो उससे क्या होगा, सपोज कीजिए आपके पास पावर है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है जी। तो अगर हम मान लें कि I इज इक्वल टू पी अपॉन वी कॉस फाई है, अगर मैं मान लूं कि पावर जो है वो आपके पास 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट आपको पावर ट्रांसफर करनी है, जो वोल्टेज है वो आपका 11 केवी है। ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम मान लें कि हमारे सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, तो उस केस में जो करंट होगी दैट विल बी 100 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 11 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 0.8। अगर हम दूसरा सिनेरियो लें कि हमारा जो वोल्टेज है वो आपका 220 के भी हो, तो उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 10 टू पावर 6, ये 6 हो गया, अपॉन 220 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 0.8। तो अगर आप दोनों की वैल्यू में कंपेरिजन करें तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी और ये वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में कम होगी। मेन अगर हम वोल्टेज को हाई कर देंगे तो हमें लेस अमाउंट की करंट को ट्रांसफर करना होगा, जिसको कैरी करना आपका आसानी होगा। सिमिलर तरीके से हम रिसीविंग एंड में ट्रांसमिशन लाइन के उस वोल्टेज को क्या कर लेंगे, डाउन कर लेंगे। हमने 220 केवी को 11 केवी में, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन आया। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में जो हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो 220 वोल्ट है, तो हम इस 11 केवी को 415 वोल्ट में कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए जिस लेवल पे भी हमें अपनी पावर को यूटिलाइज करना है, हम उसको अपने ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से वोल्टेज को डाउन कर लेते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस वजह से हम ट्रांसफॉर्मर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ट्रांसफॉर्मर का डेफिनेशन क्या है और ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो ट्रांसफॉर्मर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहां आपको एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर दिखाया गया है, जिसमें आपके पास दो सर्किट हैं। एक आपका सर्किट ये है और एक सर्किट आपका ये है। जहां आपने सोर्स को कनेक्ट किया है दिस इज द प्राइमरी सेक्शन, और जिस साइड आपने लोड को कनेक्ट किया है दिस इज द सेकेंडरी सेक्शन। तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो प्राइमरी सेक्शन है आपने उसको P से डिनोट किया हुआ है और जो सेकेंडरी सेक्शन है उसको S से डिनोट किया हुआ है। तो यहां देखिए IP, EP, NP ये प्राइमरी सेक्शन है। इसी तरीके से NS, ES, IS ये आपका सेकेंडरी सेक्शन है। अब अगर हम ट्रांसफॉर्मर को देखें तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये डिवाइस है।
अब अगर आप देखें तो इस प्राइमरी सर्किट में और सेकेंडरी सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये इस कोर के थ्रू कनेक्टेड है। कोर का लिंब पे यहाँ वाइंडिंग बाउंड है, इसी तरीके से कोर के दूसरे लिंब पे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग बाउंड है। और ये जो मटेरियल कोर हमने यूज की है, ये आपके एक मैग्नेटिक मटेरियल की यूज की हुई है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक सर्किट एंड देयर इज नो फ्रीक्वेंसी चेंज। आपका जो वोल्टेज ट्रांसफर होगा लोड में और जो आपका प्राइमरी वोल्टेज है उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर आपका किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। तो ट्रांसफार्मर आपका ऑपरेट करता है ईएमआई के प्रिंसिपल पे। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम अपने चैनल का नाम देखें तो उसमें से आर निकाल दें तो हमारे पास इलेक्ट्रो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ईएमआई जो है वो आपके दो टाइप से अकर करता है। किससे? एक होता है आपका सेल्फ इंडक्शन, दूसरा होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब अगर आप देखें तो हमारी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो आपकी म्यूचुअल इंडक्शन से है। तो आपको कई जगह मिल जाएगा लिखा हुआ कि हमारा ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट करता है वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे ऑपरेट करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ट्रांसफार्मर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपने एक साइनसोइडल वोल्टेज VT को अप्लाई किया। जब आप कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहां क्या होगी? एक करंट फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सर्किट आपका कंप्लीट सर्किट। जब आपकी प्राइमरी करंट आपके इन नंबर ऑफ टर्न्स में मूव करेगी तो यहां आपका एनआई का कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले आपने वोल्टेज अप्लाई किया, यहां फिर करंट फ्लो करेगी नंबर ऑफ टर्न्स में, जहां आपका एनआई का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको हम बोलते हैं एमएमएफ। ठीक है जी, एमएमएफ मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये फोर्स क्या करेगा? आपके मैग्नेटिक मटेरियल की जो कोर है उसमें फ्लक्स का डेवलपमेंट करेगा और इस फ्लक्स की जो नेचर होगी वो आपकी अल्टरनेटिंग होगी। कैसी होगी? अल्टरनेटिंग होगी। अल्टरनेटिंग का मतलब है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में आपके कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होंगे। जब ये फ्लक्स आपके प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न को कट करेगा तो ड्यू टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्राइमरी साइड में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा जिसको आप बोलोगे ईपी, दैट इज द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ की वजह से इस प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा? आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके अपोजिट होगा ड्यू टू द लेंज लॉ। अब अगर हम बात करें कि ईपी आपका क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है ये ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन हुआ है। सेल्फ इंडक्शन क्यों? क्योंकि जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था वो आपका प्राइमरी सर्किट का फ्लक्स था। उसने सेम प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को कट किया और उसमें जो ईएमएफ का प्रोडक्शन किया ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन। अब जो फ्लक्स कोर से फ्लो करते हुए आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को लिंक करेगा और नंबर ऑफ टर्न्स को कट करेगा तो वहां क्या होगा? आपका सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 प्रोड्यूस होगा। अब ये जो E2 प्रोड्यूस होगा ये ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन होगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ। अगर लोड आपका कनेक्टेड है सेकेंडरी साइड में तो आपकी एक सेकेंडरी करंट IS फ्लो करेगी और लोड पे एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से हम अपने ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को
देखते हैं। यहां हमने थोड़े कुछ पॉइंट आपको मेंशन कर दिए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो, तो आप इन पॉइंट को पढ़ लीजिए। जो मैंने आपको समझाया है वही आपको इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांसफॉर्मर है हमने उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। अगर मैं डीसी अप्लाई करूं तो क्या होगा? अगर हम देखें डीसी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगर ये सोर्स डीसी होगा तो यहाँ जो करंट आएगी वो भी आपकी क्या होगी? कांस्टेंट नेचर की होगी, क्योंकि डीसी का सोर्स आपका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का होगा। जब ये आपकी कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी तो यहाँ जो आपका एमएमएफ बनेगा उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो भी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है। और जो ई की वैल्यू होती है वो होती है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अगर आपका ई जो प्रोड्यूस हुआ है, अगर ये फाइव जो कांस्टेंट है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई आपका जीरो हो जाएगा। कि किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो वो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जीरो होगा। सिमिलर साइड से सेकेंडरी साइड में भी आपका जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारी एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मर हमारा ऑपरेट नहीं करता। मीन अगर आप डीसी अप्लाई करेंगे तो डीसी पे आपका ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट नहीं करेगा। अगर ये ऑपरेट नहीं करेगा, अगर हम फिर भी फोर्सफुली डीसी को अप्लाई करें तो आफ्टर सम टाइम आपके प्राइमरी साइड में क्या होगा? जो वाइंडिंग लगी हुई है उसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और वहां आग लग जाएगी। मीन प्राइमरी साइडिंग आपकी वर्न आउट हो जाएगी। इसके बाद आता है आपके टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर आते हैं, कोर टाइप एंड सेल टाइप। हम कोर टाइप की कंस्ट्रक्शन को इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर आप ये कोर देखते हैं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ये आपका कहलाता है योक। क्या कहलाता है? योक। और ये जो सेक्शन है ये कहलाता है आपका लिम्ब। मीन आपके पास दो लिम्ब है और दो योक है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग है वो आपकी लिम्ब पे माउंट की जाती है। ठीक है। और ये आपकी कंसंट्रेटिंग टाइप वाइंडिंग है। और यहाँ एच बी वाइंडिंग आपकी बाहर होती है और एल बी वाइंडिंग आपके नियर द कोर होती है। ठीक है। उसका रीजन ये है कि हम इसको इसलिए करते हैं कि जिससे हमें इंसुलेशन बहुत हाई क्वालिटी का ना लगाना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर हाई वोल्टेज नियर होगा तो हमें उस वोल्टेज को बियर करने के लिए इंसुलेशन अप्लाई करना पड़ेगा और उससे इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी हाई वोल्टेज की एप्लीकेशन है। जहां आपको हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वहां हम कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं। दूसरा टाइप है आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो आपकी वाइंडिंग होती है वो आपकी सैंडविच के टाइप होती है। जैसे आपने ब्रेड का सैंडविच खाया होगा, वन लेयर उसमें स्टफिंग एंड सेकंड लेयर, इसी तरीके से आपकी जो वाइंडिंग होती है वो सेंट्रल लिम्ब पे होती है। ठीक है। और वाइंडिंग आपकी सैंडविच की फॉर्म में होगी। यहां भी सेम चीज है, आपकी एलबी वाइंडिंग नियर द कोर होगी और एचबी वाइंडिंग आपके कोर से दूर होगी। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम लो करंट एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहां हमने कुछ आपके डिफरेंसेस दिखाए हैं कोर टाइप और सेल टाइप में। तो ये आप कोर हैज ओनली वन विंडो, कोर हैज टू विंडोज, वाइंडिंग एंड सर्किल द कोर, कोर एंड सर्किल द वाइंडिंग, cylindrical winding are used, sandwich type winding are used, easy to repair, it is not easy to repair, better cooling since more surface is exposed to the atmosphere, cooling is very नॉट इफेक्टिव। जनरली कंस्ट्रक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी नॉलेज के लिए उसको डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर? तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ करंट इन सिंगल फेज एंड थ्री फेज। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज इन सिंगल फेज एंड थ्री फेज। इस टाइप को हम बोलते हैं सीटी और इस टाइप को हम बोलते हैं पीटी।
करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए एंड मेजरमेंट ऑफ एनर्जी के लिए हम ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन कर सकते हैं, और एक एप्लीकेशन आपकी इंपीडेंस मैचिंग में होती है। इंपीडेंस मैचिंग। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो स्टडी करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ईएमएफ इक्वेशन और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से आपकी ईएमएफ इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं, और उस पर बेस्ड जो आपका न्यूमेरिकल होगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब द इलेक्ट्रो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।